Hello guys, it's Prince. So let's talk about the legend Hayao Miyazaki, as known as the director of Studio Ghibli. तो इनसे जुड़े इनके पार्ट, प्रेजेंट और एनिमेशन और स्टूडियो गिबली के बारे में बात करने वाले हैं। तो बनी रहिए, जुड़े आगे तक देखते रहिए। स्टूडियो गिबली, जहां पर एनिमेशन फिल्म और शॉर्ट एनिमेशन फिल्म बनते हैं, फाउंडेड बाय हायो मियाजाकी एंड इशियो तोकाता एंड प्रोड्यूसर तोशी सुजुकी इन 15 जून 1985। टोक्यो के एक कागाने शहर में ये स्टूडियो है। स्टूडियो गिबली का जो टाइटल है गिबली, वो असल में एक इटालियन प्लेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हॉट डेजर्ट विंड। और मियाजाकी का मानना था कि ये एनिमे इंडस्ट्री के अंदर एक नई लहर की बहार होगी, ब्लो अ न्यू विंड इन एनिमे इंडस्ट्री, और ऐसा ही हुआ। जापानीज में एक्चुअल नेम जिबली नहीं जिब्री है, और जिब्री का मतलब भी यही होता है। एंड यू नो, मियाजाकी लव प्लेन्स एंड हेट वॉर्स। स्टूडियो गिबली ने लगभग 20 और 22 करीब फिल्म एनिमेट और डायरेक्ट किए हैं, और द फर्स्ट इज कैस्टल इन द स्काई इन 1986, और हाल ही में एक आई है व्हेन मैरियन वाज देयर। शुरुआत में जो स्टूडियो गिबली का इंटेंशन था वो सिर्फ जापानीज लोगों के लिए फिल्म बनाना था, और अच्छा हुआ उन्होंने इसके बारे में सोचा, और आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर पा रहे हैं। स्टूडियो गिबली के फॉर्मर मेंबर जिन्होंने कहा था कि स्टूडियो गिबली का जो बेस है वो ट्रिपल एच की थ्योरी पे बेस है, हाई कॉस्ट, हाई रिस्क, हाई रिटर्न्स। बोले तो दूसरे शब्दों में, लॉट्स ऑफ लक एंड लॉट्स ऑफ वर्क। हायो मियाजाकी जो कि इंस्पायर्ड थे ओसामू तेजुका, जिन्होंने एस्ट्रो बॉयज एनिमेशन सीरीज बनाई इन 1952, जो कि पहले एनिमेटर थे, और वो फेमस फ्लैशर ब्रदर्स से भी इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने फेमस सीरीज द बॉटी बुक, पपाया एंड द सेलर और मच मोर एनिमे बनाए। मियाजाकी ने पहला एनिमे द ग्रेट व्हाइट स्नैक देखा था 1958 में, और तभी से वो एनिमे के लिए पागल है। मियाजाकी अपने स्कूल के दिनों में लिटरेचर क्लब के मेंबर थे, जो कि सिर्फ यही क्लब था जो मांगा और कॉमिक के काफ़ी करीब था। काश हमारे स्कूलों में भी ऐसा कोई क्लब होता। खैर, नाउ डेज मियाजाकी एक प्रोफेशनल पीपल वॉचर है। वो पब्लिक की भीड़ में जाके पीपल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेव को कैप्चर करते हैं और अपने वर्क में फिल करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएट मियाजाकी ने टॉय एनिमेशन के लिए वर्क किया। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद उनका जो एफर्ट था उन्होंने दिखाया वॉच डॉग वेलवेल में, जो कि कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। को फाउंडर ऑफ स्टूडियो इशियो तकाता, इन्होंने भी टॉय एनिमेशन के लिए वर्क किया। ताकाहाते चाहते थे डायरेक्टर बना, नॉट एन एनिमेटर। और जैसा कि इन्होंने स्टूडियो गिबली खुलने के बाद इन्होंने भी कुछ मूवी डायरेक्ट की है, जैसे कि ओनली यस्टरडे, पॉम पोंको, माय नेबर्स द यामाडास, पांडा गो पांडा जैसे एनिमे को भी इन्होंने डायरेक्ट किया है। ताकाहाते टोक्यो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, जो कि अपने टाइम की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। इन 1965 मियाजाकी एंड ताकाहाते दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम किया टॉय एनिमेशन के लिए। प्रोजेक्ट का नाम था द प्रिंस ऑफ द सन, और ये मूवी फ्लॉप गई थी, जिससे ताकाहाते डिमोटिवेट भी हो गए थे, पर इससे उनकी पार्टनरशिप पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मियाजाकी एंड ताकाहाता दोनों जानते थे कि टेलीविजन सीरीज़ के लिए, सीरीज़ बनाने के लिए बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम लगेगा, पर वो चाहते थे कि एक डिफरेंट तरीका इमोशंस को दिखाने का, फिक्शंस को दिखाने का, जिससे बहुत सारा इम्पैक्टफुल बने। तो इसलिए वो सीरीज से मूवी पे मूव ऑन हुए, और तब उन्होंने एक अनऑफिशियल मूवी को बनाया, द वैली ऑफ द विंड, जो कि एक अनऑफिशियल थी। और मियाजाकी चाहते थे कि इस मूवी को ताकाहाते प्रोड्यूस करे, और उन्होंने ऐसा ही किया। और थर्ड पिलर की बात करें तो तोशियो सुजुकी, एक एडिटर चीफ ऑफ एनिमेटर मैगजीन। सुजुकी इस प्रोडक्शन टीम का एक पार्ट बने, पर उन्हें फंडिंग के मामले में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सुजुकी का मानना था कि एक्चुअल में जो बजट इस मूवी का लगा है उससे 3 गुना ज़्यादा लगेगा। द वैली ऑफ द विंड ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया, और इसकी सक्सेस को देखते हुए तकुमा ने ऑफिशियली अपना टाइटल नेम पब्लिश कर दिया, द स्टूडियो गिबली। एनिमेशन वे की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, मियाजाकी लव प्लेन्स एंड फ्लाइंग सीन्स, और वो हमेशा हमें हर एक मूवी में ये चीज़ याद दिलाते हैं। और जैसा कि वो कैरेक्टर्स को दिखाते भी है, कैरेक्टर्स के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। और स्टूडियो गिबली इसलिए भी जाना जाता है लीडिंग रोल्स ऑफ वुमेन, और मियाजाकी ने इसके बारे में ये कहा है कि वुमेन हैज़ डीपर वे डीलिंग विद प्रॉब्लम्स देन द जस्ट किल बैड गाइज। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैन डीलिंग विद वर्ड्स एंड वुमेन डीलिंग विद फीलिंग्स। स्टूडियो गिबली दिखाता है टिपिकल वे ऑफ फिक्शन, बजाय इसके कि असल में क्या होता, क्योंकि मियाजाकी का मानना है कि पॉजिटिविटी एंड होप दिखाना बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे आप डार्क सब्जेक्ट की क्यों ना बात कर रहे हो। इनके मांगा का तरीका भी काफ़ी अलग है। ये दिखाते हैं डार्क सब्जेक्ट, सिंपल थिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे कि ग्रेडी, वायलेंस, हेट्रेड, रिवेंज, ऑल ऑल काइंड ऑफ बैड स्टफ। स्टूडियो को ऑफिशियली करने के बाद इन्होंने एक और हिट मूवी निकाली, द कैस्टल इन द स्काई,
पर ये मूवी उतनी फेमस नहीं हुई जितनी द वैली ऑफ द विंड हुई थी। इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था द नेबर्स टोटोरो, जो कि 1950 में डिस्ट्रीब्यूटर ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस समय लोग कैस्टल इन द स्काई, द वैली ऑफ द विंड जैसी मूवी चाहते थे। और आखिर में स्टूडियो को डिस्ट्रीब्यूटर मिल ही गया द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज के लिए, और तभी स्टूडियो ने दोनों मूवी एक साथ रिलीज कर दी, द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एंड द नेवर ऑफ टोटोरो, जिससे प्रोड्यूसर ताके हाथे फ्रस्ट्रेट हो गए थे स्टूडियो गिबली की चॉइस पे। पर आखिर में ये उतनी बड़ी बात नहीं रह गई क्योंकि इस मूवीज़ के अच्छे रिजल्ट, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट आए थे। स्टूडियो को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि इन मूवी को तैयार करने में उनका बहुत सारा वक्त निकल गया था, जिससे समर ब्लॉकबस्टर सीजन भी निकल गया था। और 2 साल के बाद एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके बहुत सारे मर्चेंडाइज सेल हुए जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। द नेवर टोटोरो की सक्सेस को देखते हुए स्टूडियो गिबली ने कंपनी का लोगो ही उसे बना दिया। अब से स्टूडियो गिबली हर मर्चेंडाइज के लिए 2 साल पहले ही मार्केट को स्टडी कर लेती है। 1989 में आई द किकी डिलीवरी सर्विस, जिसमें मियाज़ाकी का रियल प्लान था कि वो सिर्फ मूवी को प्रोड्यूस करेंगे और बाकी का काम अपने यंगर स्टाफ मेंबर पे छोड़ देंगे। पर उनकी स्टोरी लाइन को देखते हुए मियाज़ाकी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने पूरी मूवी का वर्क अपने अंडर ले लिया और जिससे उन्होंने मूवी को फिर डायरेक्ट भी किया। अनफॉर्चुनेटली द किकीज डिलीवरी सर्विस जापान के नंबर 1 फिल्म एनिमेशन बन गई थी 1989 की शुरू से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्टूडियो में जो वुमेंस बाथरूम है वो मैन बाथरूम से 2 गुना बड़े हैं, जिससे मियाज़ाकी को फेमिनिज्म सपोर्ट करने वाला भी कहा जाता है। अनलाइक अदर स्टूडियो, इस स्टूडियो में डिपार्टमेंट डिवाइड कर चुके हैं, जैसे फोटोग्राफी अलग, एनिमेशन अलग, आर्ट अलग, पर एक ही छत के नीचे, क्योंकि मियाज़ाकी का मानना है कि लोग एक साथ काम करें और एक ही गोल शेयर करें। स्टूडियो गिबली म्यूजियम जापान के एक मिताला सिटी में है। म्यूजियम ओपन हुआ था 1 अक्टूबर 2001 को और उसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी 1998 में और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2000 में, ठीक लगभग उतना ही समय जितना एक मूवी को बनाने में लगता है। मियाज़ाकी ने खुद म्यूजियम को डिज़ाइन किया है और उनका पूरा मेन फोकस रहा है चिल्ड्रन पे। म्यूजियम में फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब बैन है क्योंकि जो म्यूजियम है वो एक स्टोरी बुक वर्ल्ड है। और मियाज़ाकी का ये भी कहना है कि लोग खुद अपनी आंखों और कानों से ये सब एक्सपीरियंस करना चाहिए। मियाज़ाकी की एक स्पेशल बात, वो 6 बार रिटायरमेंट हो चुके हैं और हर बार वो वापस आते हैं। हाल ही में मियाज़ाकी ने 2014 में करीब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था कि वो रिटायर हो रहे हैं, और वो फिर 2017 में अनाउंस किया कि वो ऑफिशियली वापस आ गए हैं एक मूवी को डायरेक्ट करने, जो शायद 2023 या 21 या 22 पता नहीं कब आने वाली है। उसका नाम है हाउ कैन यू लिव। सो फिर से तैयार हो जाइए एक बेस्ट मूवी के आने का। स्टूडियो ने शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि ओशन वेव, पांडा को पांडा और गिबलिस, ऐसे ही मच मोर एनिमे है। जापान के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी में तो 4 स्टूडियो गिबली के ही हैं, स्पिरिटेड अवे, प्रिंसेस मोनोको, पोनियो और हाउस मूवी कास्टर। असल में स्पिरिटेड अवे टॉप पे था हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे में जब तक योर नेम नहीं आया था, और उतार चढ़ाव तो होते रहते। स्टूडियो गिबली ने तो गोल्ड भी लाए हैं, जापान अकेडमी प्राइज और अवार्ड को काफ़ी बार तो स्टूडियो गिबली ही ले गया है, जैसे कि प्रिंसेस मोनोको के लिए, स्पिरिटेड अवे और भी एनिमे है। अभी तक आप लोगों ने स्टूडियो गिबली के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ जान ली होगी, तो ऐसी वीडियो के लिए मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड आल्सो चेक आउट आवर सोशल मीडिया हैंडल। सो गो वॉच मोर एनिमे। Until then, sayonara.